अस्सलाम वालेकुम, मतीउल्लाह जान MJ TV। आज मेरे साथ हमारे ख़ास मेहमान सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर हसनात मलिक, और हमारे सामने आज 4 बड़े मौज़ूआत हैं जिन पर बात करेंगे। सबसे पहले मुज़ाकरात में डेड लॉक की इतलात है, और ये डेड लॉक क्यों है, PTI क्या चाह रही है और हुकूमती मुज़ाकराती नुमाइंदे क्या चाह रहे हैं, इस पर बात करेंगे। दूसरी अहम बात कि आज 6 जनवरी को अल-कादर ट्रस्ट केस का फ़ैसला आना था। ये 190 मिलियन पाउंड का जो केस था उस हवाले से, मगर आज भी वो फ़ैसला नहीं आया। ये दूसरी बार फ़ैसले का ऐलान मौखर किया गया है। जज हैं नासिर जावेद राना, क्यों हुआ इसके ऊपर बात करेंगे। तीसरा, कल सुप्रीम कोर्ट का आइनी बेंच फ़ौजी अदालतों के हवाले से केस की समाअत करेगा, और फ़ौजी अदालतों की तरफ से हाल ही में तकरीबन 20 के करीब मुल्ज़मान की जो बाकी मांदा सज़ा है उसको माफ़ किया गया था, मगर फिर 10 साल कैद की सज़ाएं भी सुनाई गई हैं। तो पहली बार इन सज़ाओं के सुनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का आइनी बेंच इस मामले को देख रहा है, और आखिर में हम बात करेंगे जजों की तैनाती के हवाले से भी। तो सबसे पहले तो मुज़ाकरात के डेडलॉक की बात हो रही है। हसनात मलिक, मुझे तो ये लग रहा है कि जो हुकूमती मुज़ाकराती टीम है वो संजीदा नहीं है, क्योंकि मुज़ाकरात बंद कमरे में करने का मकसद यही होता है कि वहाँ पे खुल के बात की जाए, और खुल के बात नहीं हो सकती कि जब तहरीरी तौर पे आप फरीक से कहें कि भाई आप एक दरख्वास्त दें, आप मिन्नत तरले करें। तहरीरी दरख्वास्त का तो यही मतलब है ना कि आप बराबरी की बुनियाद पे मुज़ाकरात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक दरख्वास्त गुजार है और दूसरा देने वाला है, एक लेने वाला है और दूसरा देने वाला है। तो तहरीरी मुतालबात देने का मकसद तो PTI की तरफ से यही होगा कि बाद में उस कागज़ के टुकड़े को लहरा के हुकूमत ये कहे कि ये NRO हमसे मांगा जा रहा था और हमने NRO नहीं दिया। और वैसे भी अगर 2 मुतालबात हैं, सारी दुनिया को पता है क्या मुतालबात हैं, तो फिर ये तहरीरी तौर पे मुतालबात मांगने की जो ज़रूरत है क्यों पेश आ रही है? आपको लगता है कि हुकूमत संजीदा है, या इसके पीछे कोई और मामलात हैं, या हुकूमत को शक है कि असल मुज़ाकरात कहीं और हो रहे हैं? जी बिल्कुल, और काफ़ी ज़्यादा नून लीग के लीडर्स परेशान हैं, और ख्वाजा आसिफ साहब की बातों से उनकी रिफ्लेक्ट भी होता है। देखें, अगर PTI और इस्टेब्लिशमेंट के मामला ठीक हो जाते हैं तो नून लीग कहाँ जाएगी? नून लीग तो पोलिटिकली ऑलरेडी उसकी बहुत ज़्यादा जो सिचुएशन है बड़ी कमज़ोर है पंजाब में, जहाँ उनका होम एक यानी ग्राउंड था, और हमने सियासत इस दफ़ा इलेक्शन देखा है, जो रिज़ल्ट ओरिजिनल रिज़ल्ट 8 फरवरी का आया, 9 फरवरी वाला नहीं, 8 फरवरी वाला। वो अभी तक भी सिचुएशन वही है, बल्कि ज़्यादा जो यंग लोग 18 साल के वोटर बने होंगे वो ज़्यादा फिर उनकी PTI की तरफ। लेकिन अब जो वोट पड़ता है वो नैरेटिव पे पड़ता है, जो ये कहे जी कि हमने परफॉर्मेंस दिखानी है, परफॉर्मेंस से ज़्यादा जो राइट और नैरेटिव का वोट है। नैरेटिव बहुत तकड़ा है, PTI का जान है उसमें। तो अब नून लीग का ये है कि जी ये अगर मामलात इस्टेब्लिशमेंट और इनके होते तो हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो ख्वाहिश है कि इस्टेब्लिशमेंट और PTI की लड़ाई मजीद रहे, इस्टेब्लिशमेंट मजीद इनको रगड़ा दे PTI को, और बिल्कुल दीवार के साथ जिस तरह MQM को अल्ताफ हुसैन को बिल्कुल अलग किया, जिस तरह वो सूरत हाल, लेकिन वो एक और सूरत हाल थी, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी। लेकिन यहाँ भी वही टर्म PTI के जो चाहने वाले, नून लीग के जो चाहने वाले तजिया निगार हैं या और लोग, वो भी इनके बारे में, PTI के बारे में वही कह रहे हैं कि जी ये जत्था, ये शरपसंद, ये दहशतगर्द। 9 मई ऐसा लगता है कि 9 मई का इतना ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट को नहीं जितना नून लीग को परेशानी कि जी 9 मई का बयानिया ये होगा। तो ये सारी सूरत हाल है। इसमें अब जो बज़ाहिर लग रहा है वो ये लग रहा है कि नून लीग जो है वो चाह रही है कि एक तो रिटर्न आए तो हम कहें जी हमसे NRO, जिस तरह माजी में ये भी होता रहा कि जब नैब लॉ अमेंडमेंट का मामला PTI दौर में आता था तो PTI वाले कहते थे ये NRO मांग रहे हैं। तो खैर PTI का जो डिमांड है वो जेन्युइन डिमांड है कि जो हमारे सियासी लोग वर्कर जो है उनको रिहा किया जाए। तो मेरा ख्याल है कि बात नहीं है कोई रिटर्न देने में। असल प्रॉब्लम जो मुझे लग रहा है कि वो PTI का भी ये है कि जो अमेरिका में तब्दीली आनी है उस तरफ सारी सब निगाहें हैं, वो डिले कर रहे हैं मुज़ाकरात के, वो भी मामला है। और असल जो एक और चीज़ है वो ये है कि ये मुज़ाकरात वो हैं जो बिहाइंड द सीन चल रहे हैं, वो कि उनका डिनाई आ रहा है, और PTI नून वाले थोड़ा सा ये था कि वो भी, उनको भी आसरा मिला कि नहीं कोई ऐसी नहीं। लेकिन जो PTI के अंदर से भी ये चीज़ कन्फर्म हो रही है कि बैक चैनल जो बात अली अमीन गंडापुर से हो रही है या कहीं बुशरा बीबी से हो रही होगी, वो बात असल बात है। उसमें काफी
पेशरफ मुझे लग रहा है कि हो रही है। ये जो जजमेंट 190 मिलियन पाउंड की, आप देखें अनप्रेसिडेंट हो रहा है कि इसमें 23 को आना था, 23 दिसंबर को जजमेंट, फिर कहा गया 6 जनवरी को आ रही है, फिर डिले हो रहा है, या तो डेट ही ना दे। तो इससे लग रहा है कि सबको, और ये सिंबॉलिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है मतीउल्लाह जान साहब, इसमें ये है कि क्या बुशरा बीवी को सजा होगी, वो दोबारा जेल में जाएंगी या नहीं। इमरान खान तो हैं, उनको तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल सकता है। अब बुशरा बीवी के लिए ये है कि क्या उनको दोबारा जेल भेजा जाएगा। मैं भी वो दोबारा जाती हैं तो फिर ऑब्वियसली मुज़ाकरात पे इसका असर पड़ेगा। मगर असनाद फिर सवाल ये पैदा होता है ना कि अगर पीटीआई ने बैक डोर से ही मुज़ाकरात करने हैं और इस्टेब्लिशमेंट से ही बरह रास्त मुज़ाकरात करने हैं, इसका मतलब है कि पहली डील तो हो चुकी है। क्योंकि इमरान खान ने फिर एक इल्ज़ाम ये भी लगेगा कि अभी तक कुछ सबक नहीं सीखा, बजाय इसके कि हम सियासतदानों से बैठ के बात करते हैं। वो अभी भी अगर खुफिया इदारों और फौज से ही डील करके उन्होंने बाहर आना है तो फिर क्या सबक सीखा है इमरान खान ने। फिर ये एक सवाल तो उठता है ना फिर, और इस सवाल का जवाब पीटीआई को ज़रूर देना होगा अपने बयानिए में। क्योंकि जो मामला तय होने हैं बज़ाहिर तो हुकूमत के साथ तय होने हैं, सियासी जमातों के साथ तय होने हैं, सियासतदानों के तहत तय होने, स्पीकर की निगरानी में पार्लियामेंट के अंदर ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो ये बैकडोर चैनल की बज़ाहिर तो मेरे ख्याल में पीटीआई भी तरदीद कर रही है ऐसे, और हुकूमत भी सच इस बात को तो नहीं मान रही कि बैकडोर चैनल। लेकिन देखिए मसला ये है मतीउल्लाह जान साहब, प्राइमरी पार्टी पीटीआई के नज़दीक ये नहीं है, प्राइमरी पार्टी एस्टेब्लिशमेंट है। लेकिन पीटीआई ऑफिशियली तो नहीं मानती, ऑफिशियली इस चीज़ को नहीं मानती। और पीटीआई का ये भी मसला है कि पीटीआई को भी क्या नून लीग वाला काम आपने करना है। आप चाहते हैं कि बारी उनकी जगह हमें दें और ये मौका फिर हम आए और हम इनको रगड़ा दें नून और पीपल्स पार्टी को। अगर ये पीटीआई की सोच है तो फिर तो माजरत के साथ बात ही कोई नहीं ना। आप अगर इस चीज में हैं कि सिर्फ अपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारी सुलह हो जाए और फिर हम इनको रगड़ा दें, अगर ये सोच है तो फिर तो प्रिंसिपल वाली बात ना हो। दूसरी बात ये कि ये जो हुकूमत बार बार इसरार कर रही है, ये एक किस्म का जैसे छेड़ बनाने की कोशिश कर रही है कि आप लिख के दें जी हमें मुतालबात, यानी लिख के आप देंगे तो उससे ये भी साबित होगा कि आप और हमारे बीच मुज़ाकरात हो रहे हैं। अगर आप लिख के नहीं दे रहे तो इसका मतलब ये भी है ना कि आप तो हमारे साथ तो सिर्फ दिखावे के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं, असल तो आप कहीं और मुज़ाकरात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर वाकई हुकूमत संजीदा है और पीटीआई से कह रही है कि लिख के दे, तो फिर अगर मैं समझता हूँ कि पीटीआई को फिर मुतालबात लिख के दे देनी चाहिए। और अगर वाकई इस्टेब्लिशमेंट भी ये चाहती है कि पीटीआई लिख के मुतालबात दे तो फिर इसका जवाब नहीं है। लेकिन ना मैं क्या मुतालबात होंगे अगर वाकई लिख के मांगते हैं ना एस्टेब्लिशमेंट वाले, तो पहला मुतालबा तो यही होना चाहिए कि फौज का सियासत में कोई रोल नहीं होना चाहिए, खुफिया इदारों का एहतसाब होना चाहिए। लिखेगी लिख के दे ना, अगर इतनी जिद कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट भी ये चाहती है लिख के दे, हुकूमत भी ये चाहती है, तो फिर लिख के दे दे और सबसे ऊपर लिखें कि फौज का सियासत में कोई किरदार नहीं होना चाहिए। 8 फरवरी की धांधली जो हुई है उसमें खुफिया इदारों में जो इल्जामात लगे हैं उनकी तहकीकात होनी चाहिए। लोगों को जो 26वीं आईनी तरमीम को जिस तरीके से मंजूर किया गया है उसके ऊपर भी एक इंक्वायरी होनी चाहिए, पार्लियामेंट की कमेटी बननी चाहिए। 9 मई और 5 जो 26 नवंबर के वाक़यात है उन पर फिर कमीशन लिख के अगर मांग रहे तो फिर लिख के सारी बात करें ना, फिर उसमें शर्म पर्दा किस बात का। फिर लिख के जब मांग रहे तो लिख के दें कि जनरल बाजवा से लेकर आज तक 2018 के इलेक्शन में जो हुआ, 2024 के इलेक्शन में जो हुआ, फौज और खुफिया इदारों का उसमें क्या किरदार था उसकी तहकीकात होनी चाहिए। लिख के दें, क्योंकि अगर लिख के देना है तो फिर पूरी तारीख लिख देना आप, फिर उसमें शर्म पर्दे की क्या बात है। अगर वाकई हुकूमत ये चाहती है लिख के दे तो फिर लिख के दें कि नून लीग जो है ये किस तरीके से मैंडेट चोरी करके आई है और इसकी तहकीकात भी होनी चाहिए। फिर लिख के ही देना है तो सब कुछ लिख के दें, फिर तो खुल के आना चाहिए पीटीआई को। फिर डर और खौफ किस बात का। सही बात है, आपकी बात ठीक है कि अगर आपने सिर्फ वहाँ बगैर ये भी सोच पाई जा रही है कि सिर्फ जी इमरान खान बाहर आए, इमरान खान बाहर आए तो फिर चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन बात ये आ रही है कि अगर यही काम करना है जो नून लीग ने और पीपल्स पार्टी अब कर रही है, साउथ एशिया का सबसे पुराना सियासतदान नवाज शरीफ भी वही कर रहे हैं, और जरदारी साहब जिनको आप कहते थे एशिया का नेल्सन मंडेला, वो भी यही कर रहे हैं, तो फिर अगर पीटीआई ने भी वही करना है तो फिर फर्क क्या है? फर्क क्या है? असल में ये बात आपकी जो है ये इसमें वजन है, देखते हैं कि क्या पीटीआई इन बातों का। अच्छा, दूसरी बात यह कि बतौर पार्टी भी पीटीआई को मेरे ख्याल में अपना मौक़िफ़ का इआदा करना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे पीटीआई फ़ौज के किरदार को कैसा देखती है उसको सियासी जमात मुतालबात में ना लिख के दें। आप कम से कम बतौर एक सियासी जमात तो अपना मौक़िफ़ का इआदा करें ना कि वो जमहूरियत फ़ौज के किरदार को कैसे देखती है और पाकिस्तान में फौज का सियासत में किरदार खत्म करने के लिए उसकी क्या हिकमत अमली है। आज तक जो है इस मामले पे कोई बात ही नहीं करता है, लोग भूल ही गए। असल में मसला ये है कि इतना ट्रस्ट डेफिसिट है। नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले तो चाहेंगे कि एक
हाश एक स्ट्रिक्ट लाइन ले पीटीआई टू वर्ल्ड एस्टेब्लिशमेंट, ताकि उसका फायदा हमें हो। जितना रगड़ा देगी पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट को सोशल मीडिया पे, इतनी नून लीग तो अगर नून लीग जिद कर रही है तो आप ये लिखिए ना कि ये जो सारे हम मुतालबात कर रहे हैं ये नून लीग की जिद की वजह से हम कर रहे हैं, वरना हम तो ये बातें बंद कमरे में करना चाह रहे थे। देखिए ना, बंद कमरे के इजलास का मकसद ये होता है कि लोग खुल के बात कर सकें। अब आप कह रहे हैं कि लिख के दें, तो इसका मतलब आप शरारत कर रहे हैं ना। आप ये चाह रहे हैं कि पीटीआई फिर लिख के ये सारी बातें करे, और इसका मतलब है नून लीग शरारत कर रही है, और नून लीग को ये अच्छी तरह पता है कि ये मामला कहीं और तय हो रहे हैं। और फिर वैसे भी 20 जनवरी की जो तारीख आ रही है, उसमें कम से कम पीटीआई ये इल्ज़ाम अपने सर पर नहीं लेना चाहती कि हमने मुज़ाकरात जो है वो नाकाम किए या हमने ये डेडलॉक पैदा किया है। अमरीकी इंतज़ामिया भी ज़ाहिर बात है ये जानना चाहेगी कि मुज़ाकरात में क्या पेशरफ्त हुई है 20 जनवरी से पहले और 20 जनवरी के बाद। तो मुझे लगता है कि हुकूमत की ये ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त हो, जल्दी हो, मगर पीटीआई के लिए भी, जैसे आपने खुद इशारा किया शुरू में, ये 20 जनवरी की डेडलाइन इम्पॉर्टेंट है, और इसलिए 31 जनवरी की तारीख रखी गई है। उन्होंने पहले से रख दिया कि कहीं हुकूमत पहले से कॉल अप ना कर दें। दूसरा, अलकायदा ट्रस्ट केस का फैसला एक बार फिर मौखर हो गया है। अब तो ये वाज़ेह लग रहा है कि ये जो जज नासिर जावेद राना है, ये बराह रास्त मुज़ाकरात के अमल को सामने रखते हुए फैसले को ऐलान करने या ना करने का अब फैसला कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? दूसरी बार मौखर हो गया है इतना बड़ा केस। आपने तो कह दिया कि देखना ये है कि क्या जो बुशरा बीबी हैं उनको सज़ा होती है या नहीं, दोबारा वो जेल में जाती है या नहीं। ये तो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन क्या इससे एक और चीज़ साबित नहीं हो रही कि ये जो मुज़ाकरात का जो अदालती निज़ाम है, मुझे तो नहीं लगता ये नून लीग के कंट्रोल में है। पहली बात तो ये आप देख लें। इसका मतलब है कि अगर ये अदालती फैसलों का ऐलान मुखर हो रहा है तो इसके पीछे नून लीग तो नहीं हो सकती ना, इसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट हो सकती है। और अगर एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे ये फैसले का ऐलान मुखर हो रहा है तो इसका मतलब है वहाँ पे भी मुज़ाकरात में कोई ना कोई तात्तुल जरूर होगा। इस मामले में आमिर फारूक साहब को और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, इनको नोटिस लेना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, जग हसाई अदालतों की हो रही है। वैसे पीटीआई को भी हाई कोर्ट में जाना चाहिए ना कि क्यों फैसला मौखर किया जाए। हाँ, वो भी इस चीज़ में है। तो अदलिया भी असल में चाह रही है कि यार हमारा इम्तिहान भी ख़त्म हो, इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के मामला ठीक हो। हम पे जो अब हमारी तनख्वाहें बढ़ गई हैं 25-25 लाख रुपए, हम इस खाम खाजी के फिर पीटीआई का कोई केस आ जाता है, दबाव इधर से बढ़ता है उधर से बढ़ता है, इनके मामला सेटल हो। फिर आप देखिएगा जिस तरह तोशा पनामा के ट्रायल ख़त्म किए गए, यही अदलिया होगी, यही जज होंगे, ये कहेंगे तोशा खाना के 5-5 केस कैसे बन गए जी। लीगल ग्राउंड पे ये केस 10 मिनट में फारिग करवा दिए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, सारा कुछ चार्जशीट तो अदलिया पे है। या अफरीदी साहब अगर थोड़ी सी उनको फरागत हो, या अमीनुद्दीन खान साहब को जो आईनी बेंच इस वक्त हीरे हमारे सुप्रीम कोर्ट में तराशे गए हैं जो, हाँ, उनको चाहिए कि वो इन चीज़ों को अपने आप से सवाल करें कि हम किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों इस तरह, यानी एक जब वो किसी के लिए इतना हो गए हैं आगे, हर दफ़ा होता था लेकिन इस दफ़ा तो हर चीज़ ही है आगे। इख्तियार ये होता था ना कि इस्तेमाल आपका होता था, पीछे जो भी मर्जी किसी की होती थी। इस दफ़ा तो इख्तियार भी वो ले लिया गया जब 20 लोग उन्होंने माफ़ी दे के, सजाएं दे के, और आईनी बेंच ने तो साइड पे हो गया जी। हमारा काम क्या है? नहीं, अच्छा, अब चलें इसी मामले पे आ जाते हैं। कल जो फौजी अदालतों का मामला सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फौजी अदालतों की सजाएं सुनाने के बाद पहली बार टेकअप हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो आईनी बेंच है जिसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब कर रहे हैं, तो क्या इनका रद्द-ए-अमल होगा इन सजाओं के ऊपर? देखिए, आइडियली तो ये होना चाहिए कि वो कहेंगे जी जो ट्रायल हुई है ना उनका रिकॉर्ड मंगवाएं, हम एग्जामिन करना चाहते हैं कि ड्यू प्रोसेस हुआ है, फेयरनेस के तकाजे पूरी हुई हैं। एक चीज़ अमीनुद्दीन खान साहब यहाँ चेक करें और वो उन पर पॉइंट आउट करेंगे, हाँ जी ज़बरदस्त हुआ है। हमें अगर हम सेटिस्फाइड हैं नहीं है, वो भी हो सकता है। कानूनी पॉइंट भी हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जवाद ख्वाजा साहब, जो फार्मर चीफ जस्टिस, उन्होंने आज एक रिव्यू पिटीशन दायर की है जो उनको 20,000 जुर्माना हुआ है और 16 सफ़ात पर मुश्तमिल ये एप्लीकेशन है। मेरा ख्याल है कि ये इंडाइटमेंट भी है आईनी बेंच की, और आईनी बेंच को उन्होंने पढ़ाया है कि इस तरह फैसला करने से पहले ये चीज़ें होनी चाहिए। अब बज़ाहिर उम्मीद यही की जाती है कि 16 सफ़े जो उन्होंने लिखे हैं, उनके वकील ने लिखे हैं, ये ख्वाजा साहब की मुझे तो वो लैंग्वेज लगी है, उसका जवाब 32 सफ़ों पर देना चाहिए आईनी बेंच को। कोई जजमेंट एक ताकि लिखे, वो कह रहे हैं कि जो आपने
सजा दी है, यानी कास्ट लगाई है 20,000, किसको देनी है? जुर्माना ये किसको देना है ये भी नहीं। दूसरा वो कहते हैं कि कास्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट रूल्स में कहाँ आपने साइड किया है। एक तरफ आप कहते हैं फ्रिवलेस है, फ्रिवलेस पे, और वो जो कास्ट है सुप्रीम कोर्ट रूल्स में वो ये है कि कोई फॉल्स स्टेटमेंट दे, उधर है। तीसरा वो कहते हैं कि मेरी जो कंटेंशन थी वो मैं अभी भी कायम हूँ कि आप तो सिलेक्टेड है, आप तो हुकूमत की चॉइस पे आप आए हैं। अगर हुकूमत चाहेगी तो इन मिडल वे ऑफ द प्रोसीडिंग किसी एक जज को उठा दे। बात तो सही है। 26वीं आईनी तरमीम के तहत तो जुडिशल कमीशन किसी भी वक्त आईनी बेंच को तोड़ सकता है। इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज है। तो मेरा ये है कि पहले आप अपनी स्क्रूटनी करें कि क्या ये जो आईनी बेंच है ये इसकी क्रिएशन ठीक है ये गलत है, उसके बाद आप ये करें। और उन्होंने कहा ये आप कैसे अभी कह रहे हैं कि वन स्ट्रोक ऑफ पेन के जी पास्ट एंड क्लोज ट्रांजिशन हो जाएंगी जी, अगर 26वीं आईनी तरमीम स्ट्राइक डाउन हो जाएगी तो इन चीज़ों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। कैसे तहफ़्फ़ुज़ होगा? वो ये कह रहे हैं कि जरा इसके लीगल बताएं। उन्होंने तो 3-4 जजमेंट साइड कर दिए। अब आईनी बेंच के लिए मसला ये है कि आईनी बेंच हमेशा जो है वो फैक्ट्स नरेट करता है और उसके बाद 1-2 लाइनों का या 1 लाइन का ऑर्डर कर देता है। कोई लॉ पॉइंट साइड नहीं करता, कोई जजमेंट साइड नहीं करता। इतने बड़े रिसर्चर यानी सुप्रीम कोर्ट में यानी अब तो जुडिशल अलाउंस भी 10-10 लाख रुपए का हो गया है। तो ये जो 10 लाख रुपए का जुडिशल अलाउंस बढ़ाया गया है, रेंटिंग हाउस रेंट भी बढ़ाया गया है, तो ये तो जिसको मैं पर्सनली समझता हूँ कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद दी गई एक सियासी रिश्वत है। ये एक सियासी रिश्वत है, एक कानूनी रिश्वत है। प्लाटों वाला मसला भी हल हो गया है, जजों वाला। वो जो प्लाट जजमेंट थी, हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे दिया। वो उसके बाद वो पॉलिसी तो उन्होंने जब खत्म कर दी, वो जजमेंट साइड कर दी, नहीं उन्होंने रिमांड कर दिया दोबारा। नहीं, रिमांड वो मैटर किया है जो एक डिस्प्यूट था। पॉलिसी तो रिस्टोर हो गई है ना। तो इस पॉलिसी के मुताबिक अब जज जो है वो प्लाट ले सकते, 2 प्लाट। हाँ, सेक्रेटरी और जो सुप्रीम कोर्ट की एम्प्लॉइज की जो हाउसिंग सोसाइटी है जी 17 में बिल्कुल उसमें भी मिल रहा है। उसमें तो आलिया के नाम भी। जवान ख्वाजा साहब को जो भी कहे उन्होंने तो प्लाट नहीं लिए। उन्होंने कहा जी मैंने नहीं, प्लाट हम एंटाइटल ही नहीं है। उस वजह से उनको सलाह दिया जा रहा है कि 20,000। अब वो जो उनके पॉइंट है वो उन्होंने बड़े लीगल पॉइंट उठाए और उन्होंने कहा डिले मैंने किस तरह किया। आपकी ने एक सिंपल सस्पेंड करके जजमेंट अलाउ कर दी ट्रायल और 5-5 महीने केस सुना नहीं। मुझे कह रहे हैं मैंने तो अर्ली हियरिंग की दरखास्तें दी हैं। अच्छा, और वो कह रहे हैं कि सुप्रीम को हुकूमत ने जजमेंट पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं की 23 अक्टूबर वाली, उनको सिविलियन कस्टडी में नहीं दिया, उनको रखा। इस चीज़ का पूछा ही नहीं आपने, बगैर नोटिस किए हुए आपने जजमेंट सस्पेंड सरदार तारिक साहब ने की। तो वो सारी चीज़ें वो उनके लॉ पॉइंट लीगल बगैर ये लग रहा है कि या तो आईनी बेंच कल सुने उनको और जजमेंट दे कि हाँ जी मैं ठीक, या फिर जान छोड़ाए और कहे जी नहीं ठीक है गलत और जजमेंट हम। एक बात है कि जैसे जवाब ख्वाजा के उठाए गए, उर्दू में भी कहा है, अगर समझ ना आए तो उर्दू में भी 2 पैराग्राफ लिख दिए उन्होंने। आईनी और कानूनी जो सवालात उठाए हैं इस पे तो 7 जजों के आईनी बेंच का तकरीबन 70 लाख रुपया जो जुडिशल अलाउंस है वो सारा ही खर्च हो जाएगा। बड़े सख्त आईनी सवालात नहीं, वो तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। फिर जवाब में सही करके कोर्ट ऑफ लॉ है ये सुप्रीम कोर्ट और इसमें अच्छा कितने जल्दी फैसला हो जाना चाहिए। अब तो मेरे ख्याल में आईनी बेंच को डे टू डे बेसिस पे हियरिंग करनी चाहिए, जो कि उन्हें बहुत पहले करनी चाहिए। लेकिन ख्वाजा साहब ने तो अभी भी कहा है कि पहले 26वीं आईनी तरमीम का डिसाइड करें। आपकी क्रिएशन गलत है, आप भाई गवर्नमेंट की चॉइस के जज हैं, आप पहले आप ये करें फिर आप ये करें। ख्वाजा साहब तो ये कह रहे हैं। अच्छा, बड़ी तादाद में सीनियर जो लॉयर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदूर हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार के मौजूदा सदर रऊफ अता को एक ख़त भी लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट बार का जो मौक़िफ़ है 26वीं आईनी तरमीम पे ये वाज़ेह किया जाए और फुल कोर्ट के बेंच की तश्कील की हिमायत की जाए, आईनी बेंच की, फुल कोर्ट की आईनी बेंच की। तो आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट बार जो है इस हवाले से इन सीनियर वकला के इस खत का मस्बत कोई जवाब देगी और फुल कोर्ट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार को कोई एतराज़ तो नहीं है? रऊफ अता साहब ने क्या देना है, वो आज उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन नाकाम हो गया है कि जो बलूचिस्तान में जो इलेक्शन कराया है बाई इलेक्शन सिर्फ बलूचिस्तान और कामरान मुर्तज़ा साहब के हवाले से जी कि डिप्टी कमिश्नर ने कोई बात की वो भी गलत की। वो असल में JUEF से भी तलक है ना प्रेसिडेंट साहब का, तो पीपल्स पार्टी का अलग जीता है। हालांकि एक ही मामला है लेकिन वो इंटरेस्ट होते हैं ना कि सीट हमारी गई है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट बार और ये अब जो ये अब रेलिवेंट है। इवन अब तो हमें कहते हैं लोग कि सुप्रीम कोर्ट ही रेलिवेंट नहीं,
अब रेलेवेंट नहीं है। लेकिन चलें कल की हियरिंग देखते हैं कि क्योंकि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किए फौजी ट्रायल और जजमेंट भी अनाउंस कहा कि दे दें, उस पर इंटरनेशनली बड़े सवालात उठे। अब उसके बाद क्या आईनी बेंच भी कोई सवालात उठाएगा, ये कहेगा कि जी हम जिंदा कौम है, हम अपनी बात मानेंगे, जो हम कहेंगे, जो हम समझेंगे हम वही करेंगे। रेकॉर्डिंग में भी यही कहा था ना इफ्तिखार चौधरी साहब ने कि इंटरनेशनल क्या जी, हमारा कानून, हमारी मुल्क, और उसके बाद 6.7 बिलियन डॉलर का हमें नुकसान हुआ वार्ड का। यहाँ भी जो क्या लग रहा है कि वैसे मुझे तो सच्ची बात है ये आईनी बेंच कम और गायनी बेंच ज्यादा लग रहा है। ये आईनी जो है ना, आइन के साथ ही हो रहा है ना जो कुछ भी हो रहा है, तो क्या ऑर्डर आ सकता है अब आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है कि यही अफरीदी साहब वाला वो जो नोट है वो उसके चांसेस हैं। वो ये है कि इनका ट्रायल नहीं हो सकता है, ठीक है, इसका हल निकालें क्योंकि हुकूमत कहती है कि अगर ये वो शिकें बहाल हो जाएंगी, शिकें जो सिविलियन को, वो असल चीज़ है ना, वो अलाउ हो जाएंगी, क्योंकि वो कहेंगे जी FBLE केस में वायरिंग चेक हो चुकी हैं, ये है वो है, अब हो गया जी। क्योंकि वो जैसे मोहम्मद अली मदर साहब जो अगले फ्यूचर के चीफ जस्टिस के बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, वो उन्होंने 1-2 स्टेटमेंट दे दिए। तो ये असल में बात ये आ रही है कि आईनी बेंच जो है वो जो यही अफरीदी साहब वाला है कि इन लोगों को कहे कि जी ये मिलिट्री कोर्ट में ट्राई नहीं हो सकते। एक तो वो जो यूरोपियन प्रेशर यूरोपीय यूनियन का या जो वो भी ख़त्म कर देखें, हमारी जो अदालतें हैं वो बड़ी आज़ाद हैं, उन्होंने फैसला किया, ये भी मैसेज चला जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत कह रही है कि अगर इनके ट्रायल ख्वाहिश होंगे तो ये दोबारा ATC में इनके क्या इनको डबल जेपरडी वाला होगा या क्या होगा सिलसिला, दोबारा इनके ट्रायल होंगे, ये बात भी है। अब हल निकालना है आईनी बेंच को। आईनी बेंच जो है वो बगैर लीगल वे में आईनी बेंच कोई रास्ता उनको दिखाए कोई, तो वो दिखा में भी उस तरफ चले जाएं, क्योंकि वो फैसला ये करते हैं जी हम तो बाई कंसेंट ऑर्डर करते हैं, हमें तो एजाज साहब ने कह दिया, हमने तो फलां ने कह दिया। भाई आप कोई माजरत के साथ क्या कोई ऐसे तो नहीं वर्गलाएगा या जो भी, आपको तो एतजाज साहब कोई तनख्वाहदार जज तो नहीं है ना, 25 लाख रुपए सुप्रीम कोर्ट की सीट पे तो नहीं बैठे ना, फैसले तो आपने करने हैं। एतजाज साहब ने दुनिया में जज हुसैन चौधरी एतजाज एहसन की नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उन्होंने कहा जी जो स्टेटमेंट आई हुकूमत की वो आई कि जी हमने तो सुप्रीम कोर्ट की फैसले की रोशनी की अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अब क्या कह सकते। चलें, अच्छा आप क्विकली ये बता दें कि कल अगर ये फौजी अदालतों का मामला अटॉर्नी जनरल ये कह देता है कि जो सज़ाएं हुई हैं उनके खिलाफ अब आर्मी चीफ के सामने अपीलें चली गई हैं, तो हमें मोहलत दी जाए, हो सकता है आर्मी चीफ भी जो है ना कुछ फैसले मज़ीद करें, तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करे, तो ये किस हद तक एक मुनासिब मौक़िफ़ होगा हुकूमत का? देखें अब ये मौक़िफ़ कोर्ट ऑफ अपील भी करनी है। मेरा तो ख्याल है कि आईनी बेंच थोड़ा रेस्ट कर ले और 26 आईनी तरमीम लगा दे। अब जो कुछ करना था कर दिया है, लेकिन जो इतनी जरूरत होगी कि आर्मी चीफ के किए गए फैसलों को फिर सेटिस्फाइड करें? आई डोंट थिंक सो। चलो ये मे भी आपने बात ये हाँ ये है कि अगर हुकूमत खुद ही चाहे रीथिंक कर ले यार चलो अब वो इंटरनेशनल प्रेशर ये वो तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज देखिए 2 महीने में आईनी बेंच ने कोई अपना इम्पैक्ट नहीं डाला, जिसकी बुनियाद पे जो आप बात कर रहे हैं मैं उसका कह दूं कि हाँ जी नहीं आईनी बेंच के मुझे तो 5% भी नहीं लगा कि वो इस तरह का, वो तो इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं कि जी हमें हुकूमत ने सिलेक्ट कर दिया दोबारा, बल्कि आजम नज़ीर ताहिर साहब ने जुडिशल कमीशन में कहा कि इनको 1 साल के लिए करें। ये तो वही बात है जो चौधरी परवेज़ कहते थे कि हम मुशर्रफ को तायाद वर्दी पे, यहाँ भी यही मुझे लग रहा है कि आईनी बेंच के सरबराह अमीनुद्दीन खान साहब के लिए स्पेशल ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आ जाए कि ये तायाद ही आईनी बेंच के सरबराह हो। चलें आखिर में एक और अहम इशू कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जब भी हाई कोर्टों में तैनाती होती है तो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर 13 अरकान के अलावा 4 मजीद जजेस जो सूबों जजेस के 4 मजीद अरकान जो है वो सूबों से लिए जाते हैं, जिनमें एक चीफ जस्टिस होता है हाई कोर्ट का, मुतलका हाई कोर्ट का, एक सीनियर प्यूनी जज होता है, एक लॉ मिनिस्टर होता है और एक उस सूबे की बार काउंसिल का नुमाइंदा होता है। मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजों की तैनाती के हवाले से जो जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया गया उसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ जो सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है उनका नाम निकाल दिया गया, उनको मदू ही नहीं किया गया, उनको फहरिस्त से ही निकाल दिया गया, जबकि बाकी सूबों में जहाँ पे आईनी बेंच नहीं बनते वहाँ पे सीनियर प्यूनी जज आता है और जहाँ पे आईनी बेंच होते हैं वहाँ पे फिर आईनी बेंच का सरबराह आता है। मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आईनी बेंच नहीं बना और बावजूद इसके सीनियर प्यूनी जज को नहीं बुलाया गया और
यही खबर मैंने और साकिब बशीर ने MJ TV पे भी दी थी, मगर अब हसनात मलिक का ये कहना है, इनका जो राब्ता हुआ है हुकूमती कानूनी माहिरीन से, इनके मुताबिक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सीनियर प्यूनी जज की जो शिरकत थी जुडिशल कमीशन के अंदर, उसको आइन की 26वीं आइनी तरमीम में उसको निकाल ही दिया गया, बावजूद इसके कि अगर आइनी बेंच नहीं भी बना होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो भी सीनियर प्यूनी जज शामिल नहीं हो सकता। ये क्या बारीक कार्रवाई की है हसनात मलिक साहब हुकूमत ने? देखिए, हुकूमत 6 जजेस ने जो खत लिखा है उस ना वो चाहते हैं कि कोई इनका चीफ जस्टिस बने, ना इनका कोई रोल हो। आईनी बेंच की मजबूरी ये है कि वो आईनी बेंच भी बना देते इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन और जज है नहीं। अब 4 जज आ क्यों रहे हैं? कोर्ट पैकिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वाज़ेह, क्योंकि ये 6 जजेस को एक इबरत का निशान बनाना है और उसकी जिम्मेदारी हुकूमत पे मैं नहीं करूँगा। मेरे ख्याल में वो आईनी बेंच, सुप्रीम कोर्ट और याहिया अफरीदी साहब जिन्होंने 26वीं तरमीम का केस पहले दिन ही क्यों नहीं फिक्स किया, इनको चाहिए था। देखें, इतनी बड़ी डिस्क्रिमिनेशन हुई है, एक जज को उन्होंने इस बुनियाद, इंडिपेंडेंस तो खत्म हो गई है ना, कि जब आपने कहा कि ये जज को पसंद नहीं है तो उसको उन्होंने जुडिशल कमीशन से भी फारिग कर दिया। और यहाँ जो है वो हार्स राइडिंग हो रही है। आईनी बेंच जो है वो अपने कभी क्या रिमार्क्स आ रहे हैं, कोई चीज़ ही स्कूलों की पॉलिसियाँ जी, लेडी हेल्थ वर्कर की अपॉइंटमेंट, और ये क्या आप कोई जुरिस्प्रूडेंस से वाल्व करें? आपका ये काम नहीं है कि ये एक एग्जेक्टिव के ऊपर एक फोरम आ जाए और वो एग्जेक्टिव की जो खामियां हैं वहाँ ये जज जो है वो पॉइंट आउट करके जी हर जज जो है वो जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ भी हो जानी चाहिए ये, और दूसरे दिन खबर आ जाए। आप कोई जजमेंट दें, आप कहें जी कि ये जो सो मोटो है ये ठीक हुआ गलत हुआ, पहले तो इस पर कोई जजमेंट है, फिर उसके बाद आप कहें कि जी इसमें कौन सा आर्टिकल वायलेट हुआ है आइन का, वो है नहीं। अब देखें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किया है जी वो उन्होंने सीनियर पुलिस जज नहीं है, अब ओमिट किया, और ये ओमिशन बाकी सूबों में रखा गया है। अगर आईनी बेंच नहीं बनता तो सीनियर पुलिस जज आएगा, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये सेकंड ऑप्शन नहीं रखा गया और सिंपल लिखा गया कि अब इसमें क्या ये लूप होल नहीं है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए आईनी बेंच का सरबराह जो है वो जुडिशल कमीशन का मेंबर बनाया गया है, मगर कोई सेकंड ऑप्शन नहीं दिया गया कि अगर आईनी बेंच बनता ही नहीं है, क्योंकि सूबा ही नहीं है इस्लामाबाद में, सूबाई असम्बली नहीं है, तो उसके लिए कौमी असम्बली की करारदाद के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आईनी बेंच, कौमी असम्बली और सेनेट का है, तो फिर अगर वो आईनी बेंच नहीं बनता तो फिर तो जिस तरह बाकी सूबों में सीनियर प्यूनी जज बन जाता है जुडिशल कमीशन का मेंबर, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए ये चीज निकालना क्या ये हुकूमत की बदनीयती नहीं है? और क्या ये चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जुडिशल कमीशन के दीगर जजेस अरकान को इसका नोटिस नहीं लेना चाहिए? मैं तो ये कहता हूँ कि नोटिस देखें, जब अदलिया खुद ही अपने इख्तियारात कह रही है कि और लो हमसे इख्तियारात, मतलब और जो है हमें ये तो वही बात है, बंदे कम है अब मैं ज्यादा नहीं। अच्छा। तो मसला ये है कि यहाँ जूते मारने वाले बंदे कम है। देखिए, बात यही है कि जो कुछ हो गया है 26वीं दिन होना ये चाहिए, सबसे पहले ये केस डिसाइड हो। यहाँ ये हो रहा है कि जी अभी स्ट्रेटेजिक प्लान बनाए, फिलहाल जजेस में जो यूनिटी होनी चाहिए, और ये कुछ मुझे बताया जा रहा था कि याहिया अफरीदी साहब ने जी वो जो टीवी चैनल जो टी रूम में जजेस के ना वहाँ जो न्यूज़ खबरों वाले चैनल वो निकाल दिए, सिर्फ स्पोर्ट्स देखें और ज़रा सुकून में रहे जज, कि कोई ऐसी लड़ाई ना हो आपस में, यूनिटी फेथ डिसिप्लिन वाला सिलसिला अभी तक आ रहा है कि जी ये अभी फिलहाल इसी तरह चला है। जब जजों में ये है ही नहीं कि हमारे साथ हो क्या गया, तो मैं और आप क्यों कहें जी, ये जब अब मौजूदा तनख्वाह में काम करने के लिए ये बाबू जज बन गए हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये फजूल बात है। और ये अब देखिए, इस्लामाबाद बार काउंसिल को चाहिए था, किसी ने भी इस कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन में इस ग्राउंड को चैलेंज नहीं किया कि इतनी बड़ी डिस्क्रिमिनेशन हो गई। अगलों ने हाई कोर्ट के 6 जजेस को इबरत का निशान बना के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, और याहिया अफरीदी साहब को जब कहा गया मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ने, उन्होंने कहा जी मैं तो बाई बुक चलने वाला हूँ, मैं तो सिर्फ जेल रिफॉर्म करूंगा, मैं तो घोटकी जाऊंगा, मैं तो हार्स राइडिंग करूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं जाएंगे लेकिन घोटकी और ग्वादर जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का रिश्तार इन्होंने लगाया। मुझे ये बताएं, इसकी अपॉइंटमेंट जरा बताएं कि जरा सुप्रीम कोर्ट अपने बताया कि 65 साल से ऊपर एक आदमी को कैसे लगा दिया। 3 पोस्टें नई क्रिएट की हैं, सारे अपने सूबे से माशाल्लाह, यानी अपने वो जो थे ना उस वक्त जो गोल्फ खेलने वाले सारे लोग वो ही शामिल किए हैं, इधर री अपॉइंटमेंट की है। जुडिशल कमीशन का सेक्रेटरी अलहदा,
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का सेक्रेटरी अलहदा, एक प्लानिंग जो है वो प्लानिंग की एक सुप्रीम कोर्ट में प्लानिंग की पोस्ट क्रिएट हुई है जी, ये प्लानिंग करेगी। प्लानिंग को उर्दू में मनसूबाबंदी कहते हैं। हाँ, तो वो देखिए ये अब मजे हो रहे हैं जी, एंजॉय किया जा रहा है, एक म्यूजियम बन गया है, काठी का घोड़ा बन गया है। हाँ। हमारे इदारे जो हैं काठी का घोड़ा, बस इससे ज़्यादा आप क्या कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया हसनात मलिक, आपने मतीउल्लाह जान MJ TV को वक्त दिया। कल बड़ा अहम दिन है, आईनी बेंच फौजी अदालतों के मामले पे सज़ाएँ सुनाए जाने के बाद पहली बार समाअत करेगा। अब देखना यह है कि आईनी बेंच जो है वो किस रुख जाता है और किस करवट बैठता है। मतीउल्लाह जान MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।